है हमारे चैनल लेट्स लर्न पे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। इसके तहत हम लोग आज जो है मौर्योत्तर काल देखेंगे। प्राचीन काल जल्दी समाप्त होने वाला है, मध्यकाल देखेंगे और इस तरह से इतिहास के बाद जो है भूगोल और सभी विषयों को देखेंगे धीरे धीरे हम लोग। तो आज देखते हैं मौर्योत्तर काल। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला है बिंदु, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। ये तो एकदम राइट है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना में सेनापति के पद पर आसीन था, ये भी सही है। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में हुई थी तीनों, ये भी सही है। 185 ईस्वी पूर्व में हुई थी, यानी तीनों कथन सही हैं ये सभी। दूसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों, इंडो ग्रीक इतिहास की पुनर्संरचना मूलतः सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर की जाती है। इंडो ग्रीक इतिहास की पुनर्संरचना, ठीक है, सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं इसी आधार पर की जाती है, सही है। इंडो ग्रीक शासकों की भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में मुख्य देन सिक्का ढलाई क्षेत्र में थी। मुख्य क्षेत्र कई क्षेत्रों में भी योगदान था, लेकिन जो मुख्य देन थी उनकी वो सिक्का ढलाई क्षेत्र महत्वपूर्ण है, दोनों सही हैं। तीसरा देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित शासकों के सत्ता पर आने का सही क्रम क्या है। तो ये कुषाण वंश के शासक हैं, इसमें सभी कुषाण वंश। तो खुविस्क, कनिष्क और वासुदेव, ये सही है क्रम। खुविस्क सबसे पहले था, वासुदेव कनिष्क के बाद था, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा में होश के पहले होना चाहिए, तो ये दोनों पहले ही गलत हो गए थे। इन दोनों में कनिष्क वासुदेव से पहले था, तो पहला सही हो गया। तो 3A। चौथा प्रश्न देखते हैं मित्रों, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है। तो पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख है, उसी में जो है वर्णित है कि यह पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये धनदेव का है, अयोध्या अभिलेख धनदेव का है। पांचवा देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं उन्हें सही कालानुक्रम में रखना है। तो ये नियार्कस जो कि उसके साथ आया था, सेल्यूकस सिकंदर के साथ आया था नियार्कस। नंबर 1 स्ट्रैबो, फिर प्लिनी और टालेमी। तो यानी 1, 3, 2, 4 ये सही है मित्रों। सही कालानुक्रम यही है, नियार्कस, स्ट्रैबो, प्लिनी और टालेमी। टालेमी लास्ट में था। छठवां देखते हैं मित्रों, हाथी कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं, गलत कथन का हमको पता करना है। हाथी गुम्फा अभिलेख के सातकर्णी का समीकरण सातकर्णी प्रथम से किया जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो खारवेल का है उसमें सातकर्णी का समीकरण यानी सातकर्णी प्रथम को सातकर्णी लिखा गया है, सही है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ संपन्न कर सम्राट की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। सातकर्णी प्रथम जो है महान शासक था। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणाधिपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी, ठीक है। दक्षिणाधिपति की पदवी गुप्त शासक ने भी ग्रहण की थी, उसका आप लोग मित्रों कमेंट कीजिएगा। ये दक्षिणाधिपति की पदवी धारण करने वाला गुप्त वंश का शासक कौन था। तो सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणाधिपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी, ये सही है। सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का ज्ञान कन्हेरी अभिलेख से नहीं पता चलता है, ये गलत है। 6 का D। अगला देखते हैं तो 7वां प्रश्न, चेन काओ चेन को साधारणतः इस नाम से भी जाना जाता है। चेन काओ चेन देखिए कनिष्क वंश का था, ये कटफिसस द्वितीय था, इसे चेन काओ चेन कहा जाता था। चेन काओ चेन कटफिसस द्वितीय। MPP से 10 में पूछा गया है। निम्न कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करना है। सातवाहन वंश का संस्थापक सातकर्णी प्रथम था, सही है, जिसे सातकर्णी के रूप में हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णित किया गया है, सही है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, ये भी सही है। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमिदान किया था, सही बात है, भूमिदान की प्रथा शुरू हुई थी। तो सर्वप्रथम सातवाहनों ने भूमिदान किया था। इस तरह से तीनों कथन सही हैं, डी सही है इसका उत्तर। नवा प्रश्न देखते हैं। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला जो अभिलेखीय प्रमाण मिलता है वो हेलियोडोरस के वैष्णवनगर अभिलेख से मिलता है, एकदम सही है। वैष्णवनगर अभिलेख तो पता चलता है कि भागवत धर्म पहला था। निम्न में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा का व्यापक रूप से प्रचलन जो है विम कटफिशर्स ने किया था, शुरू तो हो गया था। सबसे ज़्यादा अगर सिक्कों की बात की जाए, जो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के तो गुप्त का शासकों में चालू हुए। गुप्त सर्वाधिक यानी मैक्सिमम सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया था। लेकिन अगर बात की जाएगी सर्वाधिक शुद्ध सोने की सिक्कों की बात, तो उस समय कुषाण वंश के शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे। तो व्यापक पैमाने पे कुषाण शासकों की यहाँ पे बात हो रही है, कनिष्क, मिलिंद, पन्नव, विम कटफिशर्स हो रही है। तो इसमें से स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सबसे ज़्यादा किया था विम कटफिशर्स ने, सही है बी। 11वां देखते हैं मित्रों। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कुषाण को तोचेरियन भी कहा जाता है, तोचेरियन सही है, तोचेरियन कहा गया है, ये चीनी भाषा में तोचेरियन। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखे गए धार्मिक बौद्ध ग्रंथों की भाषा संस्कृत थी, ये भी सही है। जो कुषाण कनिष्क के समय में लिखी गई थी वो संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कुषाण काल से माना जाता है, तो ये भी सही है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था। गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था उस समय, तो ये सभी सही है इसमें। 11 12वां प्रश्न देखते हैं। कौन से कनिष्क के समकालीन थे? तो यहाँ पे कनिष्क के समकालीन देखते हैं। ये चाणक्य, तो पहले ही हम इसको अलग कर देंगे क्योंकि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के समकालीन थे। कनिष्क के समय में वसुमित्र और अश्वघोष ये तो अध्यक्ष, और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी कनिष्क के समय में, उसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष, और कनिष्क के समय में ही नागार्जुन थे। तो 2, 3, 4 थे, 20 सही है इसका आंसर, चाणक्य छोड़कर। कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो यूची, कुषाण शासकों को यूची भी जाना जाता है, और ऊपर जैसा हमने देखा यूची और एक चेन तो था, ये कटफिशर्स यूची के नाम से जाना जाता है। कुषाण को तोचेरियन, यूची और तोचेरियन भी कहा जाता है, ठीक है, कुषाणों को। अगला देखते हैं मित्रों, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसा मैंने अभी बताया, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के समय में हुआ था, इसका आयोजन कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी के कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ये तो हमने बता ही दिया। इस बौद्ध सभा में विभाषा शास्त्र नाटक की नामक टीका का संकलन किया गया था, ये भी सही है। विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन भी हुआ था बौद्ध सभा में। और बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान में बट भी गया था इस समय। तो ये चारों बातें सही हैं यहाँ पे, डी 14 का डी। 15वां देखते हैं मित्रों। 15वां देखते हैं। अमरावती कला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इस कला शैली का विकास, जो अमरावती कला शैली है, 150 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक हुआ। तो जहाँ तक जो हम लोग जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो उसी समय ही शुंग वंश और कव्य वंश के समय ही अमरावती कला का विकास हुआ था, सही है। 400 ईस्वी तक यानी गुप्त काल तक होता रहा। इस कला शैली में श्वेत संगमरमर का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है, श्वेत संगमरमर का प्रयोग हुआ है अमरावती कला शैली में। इसे ब्राह्मण धर्म से प्रेरणा मिली तथा सातवाहन राजाओं का संरक्षण मिला था। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण धर्म से प्रेरणा नहीं मिली, सातवाहन राजाओं का संरक्षण नहीं प्राप्त था, जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त था सातवाहनों को, मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्म को सातवाहनों ने संरक्षण दिया था।
तो ये गलत है। इस शैली की प्रतिमाओं में शारीरिक सौंदर्य, मानव भावनाओं की अभिव्यक्ति आदि महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सही है। शारीरिक सौंदर्य, मानव भावनाओं की अभिव्यक्ति है। चलो हम देखते हैं। शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था? देखिए, ये कालिदास ने एक पुस्तक लिखी थी, नाटक लिखा था मालविकाग्निमित्र। उसी में अग्निमित्र का वर्णन है, शुंग शासक अग्निमित्र का, मालविकाग्निमित्र। सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को सुनिश्चित कीजिए। देखते हैं, सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख की बात हो रही है। तो यह शक सातवाहन संघर्ष का उल्लेख करता है। नानाघाट अभिलेख में शक संघर्ष का उल्लेख नहीं है। शक और सातवाहनों के नहीं उल्लेख। यह सातवाहनों के मूल उत्पत्ति स्थल की सूचना देता है। सातवाहनों के मूल उत्पत्ति स्थल की सूचना देता है। यह सातवाहनों की नौसेना की सूचना नहीं देता है। यह सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है, ये भी नहीं है। एक राजमाता थी, लेकिन इसको सूचना इसमें से नहीं मिल पाती है नानाघाट अभिलेख से। निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पुष्मित शुंग पतंजलि उस राजपुरोहित था उस समय उसका, सही है। कनिष्क अश्घोष, सही है। मिनांडर नागसेन, मिलिंद पन्हो है ही। गौतमीपुत्र सतकर्णी गुणाढ़, ये उनका पुरोहित नहीं था, गुणाढ़, ये गलत है। निम्न में से कौन सा कथन मौर्योत्तर कालीन भू व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? तो व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था, ये सही है। मौर्योत्तर कालीन में भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था। आगे देखते हैं मित्रों, 19वां प्रश्न का दूसरा भाग। व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था। नहीं, सीमित अधिकार नहीं था, वो हस्तांतरित कर सकते थे अपने, ये गलत है। गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई अभिलेख नहीं है, सही है। धार्मिक कार्यों के लिए तो दिन दिए जाते थे, अब तो उसका वर्णन है, लेकिन गैर धार्मिक कार्यों के लिए हस्तांतरण नहीं लिखा। भूमि को उपजाऊ बनाने वाला कोई व्यक्ति उसका स्वामी हो सकता था, हाँ सही है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ देखते हैं, पहला है यौधेय राजवंश का टकसाल केंद्र रोहतक था, रोहतक जो कि हरियाणा में है, और यौधेय राजवंश का टकसाल केंद्र था, सही है, एकदम सही बात है। यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का चित्रण मिलता है, ये भी सही है, पूछा गया प्रश्न है। यौधेय के प्रारंभिक सिक्कों पर यौधेय तथा बाद के सिक्कों पर यौधेय गणराज उत्कीर्ण, सही। पहले यौधेय वर्णित होता था, बाद में यौधेय गणों का राज्य हो गया, इसलिए यौधेय गणराज्य के रूप में उत्कीर्ण होने लगा। सारी बातें सही हैं इसमें, ठीक। निम्न में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये पर्वतसेन प्रथम थे, जिनको 4 अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है पर्वतसेन प्रथम के द्वारा। 22वां देखते हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ गलत की हमको जानकारी लेनी है। इसने सैनिक विजयों की जानकारी, इसके जो सैनिक विजय थे उसकी जानकारी इसकी माँ बलश्री के नासिक प्रशस्ति से मिलता है, सही है। देखिए, जो माँ का वर्णन मिलता था तो इसी में बड़े थे, उनकी माँ बलश्री के नासिक प्रशस्ति में, ठीक है। इसने अपने सिक्कों पर राजसिर अंकित करवाया, सही है, अपने सिक्कों पर राजसिर अंकित कराया है। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि नहीं धारण की थी इसने। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी इसका पुत्र था, ऐसे ही है। गौतमीपुत्र सतकर्णी का पुत्र था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। 23 का हम देखते हैं मित्रों, निम्नांकित में से किन बौद्ध विद्वानों का कनिष्क को संरक्षण प्राप्त था? तो यहाँ कनिष्क के समय की हम बात कर लेते हैं। तो कनिष्क में संघारच था, धर्मात्रा था, पार्श्व भी था और मात्रचेट, ये चारों लोग उसके संरक्षण में थे। अगला देखते हैं 24वां, मौर्योत्तर काल में दधिकर्ण क्या था? दधिकर्ण देखते हैं यहाँ पे। तो दधिकर्ण जो है मथुरा क्षेत्र में जैनियों द्वारा पूजा जाने वाला नाग देवता जो होते थे मथुरा क्षेत्र में, उनको दधिकर्ण कहा जाता था।
25वां देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवद गीता में मिलता है, सही है। हेलियोडोरस नामक यवन राजदूत जिसने पेशनगर में गौड़ध्वज की स्थापना की, यवन शासक एंटियोलकिडस भी कहा था इनको, द्वारा भेजा गया था, ये भी सही है। हेलियोडोरस ने अपने को भागवत घोषित किया था, ये भी सही है। हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में आया था, ये भी सही है। चारों सही है इसमें, 25 का उत्तर हो जाएगा चारों, यानी सभी, ये सभी। 26वां देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। 26वां प्रश्न देखते हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है, सही है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण यह अभिलेख संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है, संस्कृत कह सकते हैं इसको, काव्य भाषा में लिखा गया, ये भी सही है। दोनों सही है, दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। कनिष्क की बौद्ध धर्म को मानने वाला था, सिक्कों पर बुद्ध का अंकन कराया था उसने। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम धर्मचक्र। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा भी गया है उसको। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो तांबे के सिक्कों को इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भारत में तांबे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे इंडो ग्रीक यानी हिंदू यवन शासकों ने द्वारा जारी किया गया था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो गांधार शैली कहते हैं, जिसमें जो है भारतीय और यूनानी दोनों कलाकृतियों का संगम है ये गांधार शैली। 31वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्न पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कुषाण राजवंश की मुद्राओं पर शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है, ठीक है, शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया, सही है। कनिष्क का चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था, सही है, इसे कनिष्क को हराया था, पान चाओ ने हराया भी था, जो चीनी जनरल था। पेशावर और मथुरा कुषाण सत्ता के प्रमुख केंद्र थे, सही है, पेशावर और मथुरा दोनों केंद्र थे इसके, दोनों राजधानियाँ भी थी, तो सभी सही है इसमें। 32वां देखते हैं मित्रों, प्रश्न पहला अभिलेख दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनके शासक किस शासक से संबंधित है मिलान करना है। सिनकोट अभिलेख, तख्ते बही अभिलेख, पंजतन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख फेमस है। पंजतर अभिलेख ये कुषाण का है, पंजतर अभिलेख कुषाण का संबंधित है। तख्ते बही अभिलेख देखिए गोंडो फर्निस, बहुत सही, गोंडो फर्निस। और ये सिनकोट अभिलेख बचा कुषाण मिनांडर का है। तो 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 और 1 इसका उत्तर है, 4, 3, 2, 1 डी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, 33वां, निम्न में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध देती थीं जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म का, यानी जो महिलाएं होती थी बौद्ध होती थी और जबकि पुरुष होते थे वो वैदिक धर्म का पालन करते थे। इस सातवाहन वंश के शासकों में महिलाएं बौद्ध और पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे, सातवाहन सतकर्णी जो थे, ठीक है। 33वां देखते हैं मित्रों, हो गया। 34वां प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो 3 विकल्प दिए गए हैं, इसमें देख लेते हैं। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहलाते, शक क्षत्रप सही है। पुराणों में सातवाहन शासकों को आंध्र वंश या का बताया गया है, भी सही, सातवाहन, आंध्र सातवाहन भी लिखा जाता है। कुषाण शासक हुइस्क के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है, बिल्कुल सही है। इसने हरिहर के सिक्के जारी किए थे, इसमें शंकर और विष्णु का चित्र है। इस तरह से कई सिक्के जारी किए हुए, इसमें ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं का अंकन है, सही है डी। 35वां देखते हैं मित्रों,
निम्नलिखित में से किस राजवंश में के कई राजाओं ने देवपुत्र उपाधि धारण की थी? तो देवपुत्र उपाधि जानते हैं मित्रों कि कुशाण वंश के शासकों ने धारण किया था देवपुत्र। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए, पतलून पहने हुए दिखाया गया वो शासक, प्रथम भारतीय शासक था वो कनिष्क था, पतलून पहने हुए दिखाया गया। 37वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। मरुत्तरकालीन सिक्कों को कारशापण कहा गया, ठीक है। पढ़ के सिक्के जो गिरमौर केंद्र थे उस समय कुषाणों ने सोना चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी किए थे, सही है। सोना चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाण शासकों ने। और कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, ये भी सही है। तीनों सही है। 38 देखते हैं मित्रों। निम्न में से कौन सा एक गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? गांधार शैली की जो बुद्ध मूर्तियाँ थी उनके लक्षण कौन सा इसमें नहीं है? देखते हैं। पहला, वे लगभग सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं, सही है। जो गांधार शैली में बुद्ध को दिखाया गया पद्मासन में बैठे दिखाए। उनके कान लंबे दर्शाए गए हैं, ये भी सही है। वे कभी भी मुंडित सिर में नहीं दर्शाए गए, मुंडित सिर, हाँ सही है। वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए, ये गलत है। अब देखिए वैसे भी हमको दो, या तो ए गलत होता है या तो डी गलत होता है। जब ये ए सही हो गया तो डी अपने आप गलत हो जाए, क्योंकि सदैव की बात हो रही है। इसमें सदैव पद्मासन बता रहा है, इसमें सदैव अभय मुद्रा में, तो सदैव अभय मुद्रा में नहीं रहते थे, इसलिए ये गलत हो गया। 39वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराया था, नहपान सही है। वशिष्ठीपुत्र पलमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था। देखिए इसी का पुत्र गौतमीपुत्र सतकर्णी का पुत्र जो वशिष्ठीपुत्र पलमावी था वो रुद्रदामन द्वारा हराया गया था, ये भी सही है। यह श्री सतकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया था, नहीं इन्होंने नहीं दिया था, ये गलत है। तो 1 और 2 इसके सही हैं केवल। अगला देखते हैं मित्रों 40वां प्रश्न। 40वां देखते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम शीशे की मुद्राओं को जारी किया है? बहुत बार पूछा गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने जारी किया था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यूनानी शक कुषाण, पहला यही सही है। यूनानी शक कुषाण, पहले यूनानियों ने आक्रमण किया था, फिर शकों ने और फिर कुषाणों ने। अगला देखते हैं प्रश्न 42वां प्रश्न देखते हैं। तो सही मिलान इसमें करना है। राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो शुंग वंश की राजधानी चेदी, सातवाहनों कुषाणों की राजधानी। तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी, कुषाणों की राजधानी पेशावर थी और मथुरा दोनों थी, ये भी सही है। चेदी वंश और शुंग वंश बच रहा है। तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, कनिष्क, और चेदी वंश की राजधानी कलिंग थी। तो ये चारों मिलान सही है, 1 2 3 4 सीधे सीधे मिलान करना है इनका। 43वां प्रश्न है मित्रों। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा स्थापित करवाया था कनिष्क ने, उसकी तिथि है 81 ईस्वी। निम्न में से यूनानियों की क्या देन है? यूनानियों की देन हमको देखनी है यहाँ पे मित्रों। सांचों से सिक्का निर्माण की विधि सही है, यूनानियों की देन है, सबसे महत्वपूर्ण देन भी मानी जाती है। काल गणना का पता हुआ, तिथियों का अंकन भी होने लगा था, ये तिथियों का अंकन भी पता चला। नाटक में प्रयुक्त होने वाला पर्दा, यमन यानी पर्दा का पता भी इस समय प्रचलन में आया। तो तीनों चीज़ें सही हैं, डी। 45वां देखते हैं मित्रों। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है महाराष्ट्र के पश्चिमी शक शासकों में सहरात वंश का भूमक और नहपान प्रसिद्ध था। तो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी शक शासक थे उसमें सहरात वंश का भूमक और नहपान ये दोनों प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य के द्वारा मथुरा के शक शासक को पराजित किया गया था। विक्रमादित्य ने पराजित किया था, ये भी सही है। तक्षशिला के शक शासकों में माउस प्रथा प्रमुख था, जो माउस शासक था वो तक्षशिला का प्रमुख शासक था, माउस, ये भी सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख रुद्रदामन को राजऋषि कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख रुद्रदामन को राजऋषि कहता है, ये गलत है। 46वां देखते हैं मित्रों।
प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली लागू की? देखिए, द्वैध शासन डायरची जिसको कह सकते हैं लागू किया था, कुषाणों ने लागू किया था। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता मुख्य रूप से देखा है तो कुषाण शासक ही थे। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत कनिष्ठ ने प्रारंभ किया था। एक मिनट, कथनों पर विचार करना है यहाँ पे। एक मिनट, सही उत्तर का हमको चयन करना है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत कनिष्ठ ने प्रारंभ किया था, ये सही है, एकदम सही। कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ कराया था, ये भी सही है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, ये भी सही है। इन तीनों सही है, डी उत्तर का सही उत्तर। 48वां प्रश्न है मित्रों, मौर्योत्तरकालीन किस स्मृति ने परवर्ती काल की कठोर सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला निर्मित कर दी? तो यहाँ पे मनुस्मृति को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसने कठोर सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला बनाई थी। मनुस्मृति की आलोचना भी की जाती है, इसलिए समाज में कठोरता ला दिया था। मरुत्तर दौर का करीमनगर और नालगोंडा निम्न में से किस शिल्प उद्योग के लिए चर्चित थे? करीमनगर और नालगोंडा जो फेमस थे सबसे ज़्यादा, वो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। निम्न में से किस शासक के द्वारा चैत्य विहार एवं स्तूप एक साथ बनवाए जाने का प्रमाण मिलता है? तो ये कनिष्क शासक ने चैत्य भी बनवाए, विहार और स्तूप भी बनवाए थे कनिष्क ने। 51वां बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था जीर्णोद्धार बिना बेगार के, यानी धन देकर कराया था। मानव देखते हैं, पहला है शासकों के नाम उचित धारण करने वाले पहले सिक्के कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे। ये गलत हो गया, शासकों के नाम उचित धारण करने वाले पहले सिक्के कुषाणों द्वारा यूनानियों ने जारी किया था सबसे पहले, तो ये गलत हो गया। दूसरा, सोने के पहले सिक्के कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे। भारत की बात की जाए तो सही है, यहाँ पे सोने के सिक्के जारी किए थे, सोने के पहले सिक्के। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। 1 गलत है 2 सही, 1 गलत है 2 सही है, यानी डी। मौर्य काल में वाणिज्यिक माल के उत्पादन से जुड़ी कुछ विशिष्टताओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? मौर्य काल में वाणिज्यिक माल के उत्पादन से जुड़ी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। वाणिज्यिक माल के उत्पादन से उल्लेखनीय तकनीकी विकास हुआ था, ये सही है। वाणिज्यिक माल का उत्पादन एवं वितरण श्रेणियों द्वारा प्रभावकारी ढंग से व्यवस्थित था, ये भी सही है। उत्पादन राज्यों के कठोर नियंत्रण में कार्य करते थे, ऐसा राज्यों का कठोर नियंत्रण नहीं था उत्पादन में, ये तो गलत बात है। श्रेणियाँ उत्पादन में भाड़े के श्रमिकों का उपयोग करते थे, भाड़े के श्रमिकों का उपयोग होता था, कठोरता नहीं थी इतनी। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में निम्न में से किसने भारत के सामुद्रिक व्यापार में नया योगदान किया? अपेक्षाकृत अच्छे प्रकार के पोतों का निर्माण, सही है, अच्छे प्रकार के पोतों का निर्माण। विभिन्न स्थानों पर समुद्र की गहराई का ज्ञान, ये भी सही है। नया योगदान क्या था ईसा की शताब्दी में? किसने भारत के सामुद्रिक व्यापार में नया योगदान किया था? ये गलत हो रहा है, पोतों का निर्माण ने नहीं, अच्छे प्रकार के विभिन्न स्थानों पर समुद्र की गहराई के ज्ञान, इससे भी नहीं। बातें सही हैं लेकिन इनसे नहीं। सामुद्रिक व्यापार में नया योगदान जो हुआ था वो तो मानसूनी हवाओं का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। ये सुनाओ, देखते हैं निम्न में से किससे श्रेणी शब्द की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या होती है? श्रेणी की जब बात हो रही है तो एक ही व्यवसाय करने वाले एक जाति के लोगों का जो संगठन होता था उसे श्रेणी कहा जाता था। एक ही व्यवसाय करने वाले एक जाति के लोगों का संगठन श्रेणी होता था। 56वां देखते हैं मित्रों,
कौन सा युग मौर्योत्तर काल के संदर्भ में सही नहीं है? तो छौम कपड़ा था, पाद सिक्कों का एक मूल वर्ग था, पड़ जिसको कहा जाता था, आढ़क वास्तुखंड था, द्रोण वर्षा की माप नहीं, अनाज की माप होती थी द्रोण से, ये गलत है। निम्न से कुषाण राजा कौन थे जिनके सिक्कों पर शिव तथा शिव एवं नंदी अथवा शिव का कोई आयुध अंकित है? तो देखिए यहाँ पे कई राजा हैं, यहाँ 1 2 3 4 दिए हैं, तो इनमें से कई राजाओं के उस सिक्कों पर, कुषाण राजा थे इनके सिक्कों पर शिव अथवा शिव एवं नंदी, किसी पे शिव और किसी पे शिव और नंदी दोनों की, या शिव की कोई आयुध अंकित है। तो यहाँ पे देखेंगे मित्रों, कुजुल कटफिशस का नहीं था, फूस का तो हमने पहले ही बताया था, हरिहर के रूप में सिक्के थे, कनिष्क वाले भी थे और विम कटफिशस के भी थे। तो इसमें 2 3 4 बी उत्तर होगा इसका, बी। 58वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्न में से किन किन वस्तुओं का मौर्योत्तर काल में रोम को निर्यात किया जाता था? तो रोम को निर्यात करने की बात हो रही भारत के समय में, तो काली मिर्च तो जाता ही था, बहुत प्रसिद्ध था भाई, काली मिर्च यवनपुरी का कहा गया जिसे। मोतियों का भी होता था, मलमल के कपड़े यहाँ के प्रसिद्ध थे, हाथी दांत की वस्तुएं भी जाती थी, इत्र एवं चंदन भी यहाँ से जाता था, यानी सभी चीज़ें यहाँ से जाती थी, उपरोक्त सभी, ये सभी। अगला है शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यहाँ गलत का विवरण करना, सही नहीं है, ठीक है। इसमें जातक कथाओं का संकलन है, सही है ये तो। शुंग कला के संबंध में जो शुंग कला है, इसमें लोक धर्म का अंकन है, जातक कथाओं का वर्णन है, अंकन है, लोक धर्म का अंकन है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन भी है शुंग कला में, ठीक है। इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन नहीं है, ये गलत है, बुद्ध का देवता के रूप में अंकन किया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। 60वां देखते हैं मित्रों, क्विज के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों का अंकन है, सही है, संकर्षण और वासुदेव दोनों का अंकन। पुरुषपुर यानी पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण अगिलस ने किया था, कनिष्क चैत्य का निर्माण पुरुषपुर में अगिलस ने किया था, ये भी चाहिए। सातवाहन कालीन नानाघाट अभिलेख भूमिदान का प्राचीनतम अभिलेख के प्रमाण देता है, चाहिए, नानाघाट अभिलेख, यानी पूछा जाए अगर कि भूमिदान का प्राचीनतम अभिलेख के प्रमाण है तो वो सातवाहनों का नानाघाट अभिलेख है, तीनों सही है, ए बी सी। 61वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? तो मानसून की खोज की बात हो रही तो इसकी खोज हिप्पालस ने की थी, मानसून की खोज हिप्पालस। 62वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, इनमें से कौन गुप्त पूर्व काल में व्यापार के तीव्र विकास का मुख्य कारण बना? तो व्यापार के तीव्र विकास का जो मुख्य कारण वो बना वो था रोमन साम्राज्य की आवश्यकताएं, उन्हीं के कारण व्यापार बढ़ा, आलसी मेरे सामानों की ज़्यादा आवश्यकता होती थी उन लोगों को। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गोंडोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आया था, एकदम सही है, प्रथम शताब्दी की बात है। पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस था, ये भी सही है। पार्थियाई राजाओं के सिक्कों पर धर्मीय उपाधि मिलती है, ये भी सही है। चरक यज्ञ श्री सतकड़ी के दरबार में थे, ये चरक नहीं थे, ये गलत है, स्पष्ट हो जा रहा है, ये नहीं थे। चरक 63, यानी अब हमको देखना है 64वां प्रश्न। 64वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, किस बौद्ध संगीति में संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया था? तो बौद्ध ग्रंथ को ये चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के समय में हुआ था, उसी में संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों के माध्यम बनाया गया। 65वां, अग्रहार एक प्रकार का भूमिदान था जो प्रदान किया जाता था। अग्रहार जो भूमि थी वो विद्वान ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। 66वां देखेंगे मित्रों, मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। शिल्प श्रेणियों के बारे में सबसे आरंभिक अभिलेखीय साक्ष्य मौर्योत्तर काल से में प्राप्त होता है। तो श्रेणियों का वर्णन सबसे ज़्यादा उसी समय मिलता ही है।
इस काल में शिल्पियों की श्रेणी के प्रमुख को जेठक कहा जाता था। जो शिल्पियों की श्रेणी के प्रमुख है उनको जेठक कहा जाता था। श्रेणी क्या होता था, एक ही कार्य करने वाले एक ही जाति के लोगों का जो ग्रुप होता था उनको श्रेणी कहा जाता था, और श्रेणी के जो प्रमुख होते थे उनको जेठक कहा जाता था। ठीक है। व्यापारियों के कारवां के संचालक या नेतृत्व करने वाले को सारथवा कहा जाता था, ये भी सही है। करसापड़ इस युग में चांदी और तांबे का सिक्का था। करसापड़ क्या था, चांदी और तांबे का सिक्का था, सही है, सब सत्य है। 66 का डी 67 देखते हैं मित्रों। वेदप्रथ शाब्दा एथेंसी जो कि एक अज्ञात लेखक का था, कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। इसने से जो है समुद्री यात्रा का वर्णन किया है वो लाल सागर से लेकर भारत तक का वर्णन किया। देखिए बंगाल की खाड़ी नहीं, भारत तक का वर्णन किया, भूमध्य सागर तक नहीं, बैक्टीरिया तक नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। तो लाल सागर से लेकर भारत तक का उसने वर्णन किया है, एक अज्ञात लेखक का लिखा हुआ है। 68वां देखते हैं। डेमेट्रियस के बारे में निम्न कथनों पर विचार किया एवं सही उत्तर का चयन किया। डेमेट्रियस वन का सबसे पहला यवन आक्रमणकारी था। डेमेट्रियस प्रथम, सही है, जिसने पंजाब को जीता। ठीक है, यही सही है। डेमेट्रियस एक के संबंध सातवाहन शासक यज्ञश्री सतकर्णी के साथ मधुर थे। नहीं, मधुर संबंध की कोई बात नहीं, गलत। सिक्सटी 69 देखते हैं मित्रों। कुषाण काल में प्रसिद्ध व्यावसायिक मार्ग उत्तरापथ किन दो शहरों के बीच स्थित था। तो उत्तरापथ की बात हो रही है, तो ये तक्षशिला से लेके मथुरा तक था। तक्षशिला से लेके मथुरा तक था उत्तरापथ। मौर्य काल का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा विशिष्ट मिट्टी का बर्तन कौन सा था। तो लाल मृदमान थे, मौर्य काल के सबसे प्रमुख थे। उससे पहले लाल उत्तरी काली पालिशदार थे। मौर्य काल में इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था। तो वस्त्र उद्योग तो महत्वपूर्ण था, लौह उद्योग भी था, मिट्टी के बर्तन भी थे, चमड़ा उद्योग प्रमुख उद्योग नहीं था मौर्य काल में। 72वां देखेंगे। मथुरा शैली के बारे में कौन से कथन असत्य हैं। तो असत्य का हमको चयन करना है। यह भरहुत गया और सांची की परंपराओं से प्रभावित था। मथुरा शैली जो थी भरहुत गया तथा सांची की परंपराओं से प्रभावित थी, सही है। इसमें मूर्तियों के सिर के पीछे एक चक्र जोड़कर आध्यात्मिक बल दिखाने का प्रयत्न किया गया है। ये सर होता था और इसके पीछे एक चक्र जुड़ा होता था, सिद्धि विज्ञान के दिखाया जाता था। इसके शिल्पकारों ने केवल धार्मिक मूर्तियाँ बनाई, ये गलत है। इसमें सफ़ेद पत्थर का व्यापक प्रयोग किया गया, मतलब से लाल पत्थर का प्रयोग होता है, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ देखते हैं मित्रों, ये 2, 3 और 4 गलत हो गए, यानी असत्य कथन ढूंढना था, तो 3 और 4 हमारे असत्य कथन हो गए, 3 और 4। अगला 73वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमको मिलान करना है 73वें प्रश्न में। करसापण, काकड़ी, शतमान, निष्क और पण। तो करसापण जैसा कभी हमने ऊपर विकल्प में देखा भी होने कि सोना चांदी तांबे एवं शीशे के सिक्कों को करसापण कहा जाता था। काकड़ी जो तांबे के सिक्के होते थे उनको काकड़ी कहा जाता था। शतमान चांदी के सिक्कों को शतमान, निष्क और पण जो सोने के सिक्के होते थे उनको निष्क और पण ही होते थे। तो सोने के सिक्कों को निष्क और पण, चांदी के शतमान, तांबे के सिक्कों को काकड़ी और सोना चांदी तांबा और शीशे के सिक्कों को करसापण। ये सातवाहनों के समय की बात है। तो 4, 3, 2, 1 सी सही है। 74वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्न से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था। तो सुंग काल में निर्माण की बात हो रही है। देखते हैं भरूच का स्तूप, सांची स्तूप, वेदिका और देखिए भरूच का स्तूप बना था सुंग काल में, सही है। सांची स्तूप तो अशोक ने बनवाया था, लेकिन वेदिका और तोरणदार उसका सुंग काल में बना था, सही है। भाजा स्तूप भी बना था सुंग काल में। इस तरह से यहाँ सभी सही हैं। अब 75 से 78 तक के जो प्रश्न हैं उसमें कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। यहाँ देखना है हमको कथन कारण से संबंधित। पहला देखते हैं 75वां प्रश्न। शुंगों के शासनकाल के दौरान कुछ यवन यानी यूनानी वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तित हुए, सही है।
शुंगों के शासनकाल में कुछ यवन जो थे वो वैष्णव संप्रदाय में प्रयुक्त थे। एकदम सही है, क्योंकि लगाते हैं फिर देखते हैं सही है कि नहीं। हेलियोडोरस ने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। सही है, इस ये भी तो परिवर्तित हुआ था। एकदम सही, कथन कारण दोनों सही। स्पष्ट व्याख्या है ए। तो क्षेत्रों देखते हैं। गौतमी पुत्र चातुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। नहीं, चातुर्वर्ण व्यवस्था का वो तो समर्थक था भाई, ये तो गलत हो गया बात। गलत हो गया तो इसका एक ही ऑप्शन है जिसमें ए गलत हो, वो है डी। तो इसका तो डी हो जाएगा। ए गलत है तो ये सही होगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया था। इसका संरक्षक था बौद्ध भिक्षुओं का, लेकिन वो था ब्राह्मण बौद्ध। 77 देखते हैं। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित हैं। कुछ कुषाण सिक्कों पर जैन तीर्थंकर अंकित हैं। हैं। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। ये भी सही है, क्योंकि कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा था। इसमें जैन तीर्थंकर का अंकन है ए, तो इसका हो जाएगा। 78 देखते हैं मित्रों, और लास्ट क्वेश्चन इसका। हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। सही है, ये बात तो एकदम सही है कि मिनांडर मिलिंद पन्हों से पता चलता है कि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बौद्ध दार्शनिक नागसेन ने उसे ऐसा करने से मना किया था ना। ये मना नहीं किया, उसने तो मनाया था उसको, नागसेन ने। तो ये हो जाएगा इसमें ए सही और आर गलत, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा आंसर। आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।